Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. समुद्र की खिलखिलाती लहरें और हवा संग लहराते ये पेड़ आपको भी झूमने पे मजबूर कर देंगे। दुनिया के हर कोने से आए लोग अपने चेहरे पे हंसी लिए घूमते हैं यहाँ के बेफिक्र माहौल में। गोवा की हवा में एक ऐसा नशा है कि सुस्त से सुस्त इंसान यहाँ आ जिंदा दिल हो उठता है। मगर गोवा का असली रंग देखने को मिलता है टूरिस्ट वाला काला चश्मा हटाने से। सिर्फ यहाँ की बीचेस ही नहीं, बल्कि यहाँ से सटे कई कस्बे और मोहल्लों में घूमने से, यहाँ के पुराने चर्च का इतिहास टटोलने से, यहाँ के लोगों के साथ एक प्याला चाय पीने से और यहाँ मिलने वाला खाना चखने से। देश के पश्चिमी छोर पे स्थित गोवा एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का जिसके इतिहास की जड़ें महाभारत से जुड़ी हैं। आज जो राज्य गोवा नाम से जाना जाता है और भारत के छोटे राज्यों में सूबों में एक है, उसका उल्लेख महाभारत में मिलता है गोमंतक के नाम से। और ये नाम कम से कम इसकी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है आज तक। जब पुर्तगालियों की औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध एक संघर्ष शुरू हुआ तो गोमंतक संग्राम उसके नाम के साथ जुड़ा था। कभी ये इलाका आदिल शाही सुल्तानों की रियासत का हिस्सा रहा है, कभी बाद में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया, मगर इसकी गोमंतक पहचान गोवा के साथ जुड़ी रही है। गोमांतक यानी गायों का प्रदेश वो इलाका है हिंदुस्तान का जो पुराणों के अनुसार समुद्र से उभरा था। परशुराम ने अपने साथ आए ब्राह्मणों को बसाने के लिए समुद्र में 10 तीर चला इस क्षेत्र की रचना की। There's also a little bit in the myth that it was Lord Shiva, after a little bit of a tiff with his consort Parvati, decided to get away from the world and come into what was at that time called Govapuri. गोवा के इतिहास में आगे चल यहाँ पुर्तगाली और ईसाई सभ्यता की एक गहरी छाप मिलती है। मगर जैसा हमारे पुराण भी दर्शाते हैं, इस सब से पहले यहाँ हिंदुओं की तादाद काफी ज्यादा थी और आज भी गोवा में रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण यहाँ हिंदुओं की पहचान को जिंदा रखे हैं। सारस्वत ब्राह्मण गोवा तक कैसे पहुंचे, इसकी कहानी कम रोचक नहीं है। सरस्वती नाम की एक नदी थी जो गंगा यमुना सरस्वती कहलाती है, प्रयाग में त्रिवेणी में बनती है और गुप्त हो गई है कहते हैं। ये नदी जब सूख गई तो इसके किनारे जो बहुत अच्छी हरी भरी सभ्यता फलती फूलती थी, उसको बनाने वाले देश के अलग अलग हिस्सों में छितरा गए। कुछ लोग उत्तर में कश्मीर की दिशा में चले गए, कुछ बंगाल की दिशा में चले गए और कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर आकर गोवा में आ गए। ये सब अपने को सारस्वत कहते हैं। जो बंगाल की तरफ वाले थे वो गौड़ सारस्वत हैं, इनके जो कुछ वंशज हैं वो गोवा में गौड़ सारस्वत हैं। और कोंकणस्थ और सारस्वत लोगों में जो अंतर है, उनमें यही अंतर है कि ये लोग अपने मूल वंशजों को, पुरखों को उत्तर से सरस्वती सभ्यता से आया हुआ पाते हैं। सारस्वत ब्राह्मणों के खाने पीने की एक खास बात जो देश के बाकी ब्राह्मणों में शायद ना देखने को मिले, वो है इनका मछली का प्रयोग। कहानियों के अनुसार जब सरस्वती सूखने लगी तो आसपास के खेत खलिहान भी सूख के नष्ट हो गए और पानी के अभाव के कारण सरस्वती में रहने वाली मछलियां भी मरने लगी। तो अपने गुरु का आदेश मान इन ब्राह्मणों ने मछली पकड़ के खाना शुरू किया ताकि इनका पेट भी भर सके और मरी मछलियों के सड़ने से कोई बीमारी भी न फैले।
And the interesting part of it, which even today they have left behind a legacy, they came in families or groups. Now 30 families came in together and settled in what today we called this wadi, 30 and wadi. They have 66 of those families that came in and moved further south. And Shashta in Sanskrit is 60. And there were 66 of that. Today that got slowly evolved to sound like Solseth. और गोवा आने के बाद भी इन ब्राह्मणों ने मछली खाने का चलन जारी रखा। साथ ही इन्हें फायदा हुआ समुद्र के पास रहने का, जहां मछली और शेलफिश आसानी से उपलब्ध थी। प्रॉन से बनी एक डिश संगाती हुमन एक ऐसा पकवान है सारस्वत ब्राह्मण कुजीन का जो हर घर में पाया जाता है। So this is something where the human was concerned, a must in every household. They also say that the smaller the shrimps, the tastier the curry. They never do like to use big prawns. And in Goa especially, we have things which are like manos, you know, what they sort of cut off the water supply, so it forms little lakes, and these little shrimps breed in there. So if you really go into the villages of Goa, you will find people fishing in their own backyard, going and picking those prawns from those manos and basically using it in the human. प्रॉन और अन्य शेलफिश का सेवन मानव इतिहास में काफी पुराना है और गोवा और कोंकण जैसे तटवर्ती इलाकों में इनका प्रयोग खासा देखने को मिलता है। मछली और प्रॉन के साथ सारस्वत ब्राह्मण क्विजीन में हिंदुस्तान की पारंपरिक सब्जियां जैसे घिया, कद्दू, कटहल भी इस्तेमाल में लाया जाता है। कद्दू और अन्य तरह के गोड्स हमेशा से ही हिंदुस्तान में पाए जा रहे हैं, मगर वक्त के साथ बदलाव के निशान सारस्वत ब्राह्मण कुजीन पे भी देखने को मिलते हैं। इनके मशहूर डिश खटखटे बनती है 6 अलग-अलग तरह की सब्जियों से और इसकी तासीर इंग्लिश वेजिटेबल स्ट्यू के जैसी मानी जाती है। और क्योंकि इस करी में पड़ने वाला भुट्टा 16वीं सदी के बाद हिंदुस्तान पहुंचा, तो इसकी इजाद सारस्वत ब्राह्मण क्विजीन में काफी बात की है। गोवा के खाने की दास्तान का एक मुख्य अध्याय अगर सारस्वत ब्राह्मणों का खाना है, तो इतिहास के पन्ने पलटते हुए यहाँ के खाने पे छाप देखने को मिलती है पुर्तगाली और कैथोलिक क्विजीन की। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक गोवा हिंदू और मुसलमान सुल्तानों के अधीन था, मगर सन 1510 में पुर्तगाली जनरल अल्फांसो दी अल्बुकर्की ने गोवा पर हमला कर इसे अपने कब्जे में किया और सन 1961 तक गोवा पर पुर्तगाली शासन रहा। यहां तक कि गोवा में रहने वाले क्रिश्चियंस को पुर्तगाल का ही सदस्य माना जाता था। 450 साल चले पुर्तगाली शासन की छाप यहाँ की वास्तुकला और खाने में बखूबी देखने को मिलती है। गोवा में जो पुर्तगालियों का खाना था वो बिल्कुल वो नहीं था जो पुर्तगाल में पुर्तगाली खाते थे। पुर्तगाली उस ज़माने में जो कॉन्क्वास्टिडोर्स थे, एक्सप्लोरर्स थे, सरकम नेविगेशन ऑफ ग्लोब का करने वाले जहाजरानी वाले थे, वो लोग जब ब्राज़ील तक पहुँचे तो वहाँ का कुछ खाना अपने यहाँ ले आए। उस खाने को वो हिंदुस्तान तक लाए और चीन तक ले गए, मकाऊ तक। तो पुर्तगाली जब दक्षिण पूर्व एशिया से गुजर रहे तो कुछ चीज़ें जो आज का मलेशिया है, मलाक्का का बंदरगाह था, वहाँ से उनकी पसंद का वहाँ विकसित हुआ। मगर ये खाना बुनियादी तौर पर जिसे क्रियोल खाना कहते हैं वो खाना है कि उसमें यूरोप के खाने का कुछ तत्व है, दक्षिण अमेरिकी मूल खाने के कुछ तत्व हैं और कुछ हिंदुस्तानी खाने का असर उस पर है। हिंदुस्तानी खाने पर सबसे गहरा प्रभाव पुर्तगालियों का ही है, जो यहाँ आलू, लाल मिर्च, विनेगर, पनीर और कई अन्य शाक सब्जियां लाए जो आज हमारे खाने का हिस्सा है। मगर गोवा में पुर्तगाली प्रभाव सिर्फ इन सामग्रियों तक ही सीमित नहीं था। गोवा को तोहफा मिला कई पुर्तगाली डिशेस का, जिसने यहां जन्म दिया गोवन कैथोलिक क्विजीन को। ऐसी ही एक डिश है पोर्क से बनी सोरपोटेल।
और जब वहाँ पोर्क से बनाया जाता है तो उसे बनाकर खास खाने वाले जलसे के अवसरों पर कुछ दिन पहले बनाया जाता है ताकि वो रच बस जाए उसमें सारा स्वाद। और शायद इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि महीनों लंबी जो जहाज की यात्रा होती थी उसमें खाने के लिए कोई चीज़ ऐसी होती थी जो पिकलिंग मसाले के साथ बनी हो, जो बिगड़े नहीं। गाढ़े लाल रंग का ये सोरपोटेल गोवा पहुंचा 16वीं सदी की शुरुआत में उन नाविकों के साथ जो इसे लंबे सफर में खाते थे, क्योंकि इस डिश में डाला विनेगर मीट को हफ्तों तक खराब होने से बचाता था। सोरपोटेल के साथ एक और गोवन क्रियोल डिश जिसने देश भर में ख्याति प्राप्त की वो है सिरके या वाइन से बना विंदालू। The second dish which makes a lot of history is called the Minail Ho. They used to say the Khan the Minail Ho. Now if you break that word up, Vin, V-I-N is wine, A-I-L is garlic, and of course I say the ho is for us to say, come on, it's quite a bland preparation because they used to use olive oil, bay leaf, etc. Now they brought that preparation into Goa with all these minus the spice condiments. Remember when the seafarers or the men who wanted to settle here married the locals could not taste that bland food, and they put in their own improvisations, including the chilies which the Portuguese brought in, and they created that vindaloo. Gosh, even when you say it, you have to say it with a ooh, because that is the flavor of the month that comes in when everybody comes into Goa to have that vindaloo. विंदालू मुख्यतः एक वाइन या विनेगर, लहसुन और पोर्क से बनी हल्के मसाले वाली डिश थी, जिसे 16वीं सदी के बाद गोवंस ने अपने स्वाद के हिसाब से ढाल लिया। जहां इंसान का रंग, भाषा, ओहदा और धर्म लोगों को आपस में बांटता है, वहीं खाना एक ऐसी चीज है जो ये भेदभाव मिटाता है। ऐसी ही कहानी है गोवन पोर्चुगीज डिश चिकन काफरियाल की, यानी काफिरों के चिकन की। We all know that the Portuguese had come in through Africa, one of their colonies, which is Mozambique, and a lot of the African soldiers had accompanied them and had come in to Goa with them. Now, one day, just outside in Panjim, close by to the Mandovi Hotel, a group of these soldiers were grilling chicken, over a fire. And the aroma somehow or the other caught the fancy, and we Goans always known for our food. It caught the fancy of a few of the locals who were around, and they were so, interested in what was being made, that they went up to these guys, they found out the recipe, what all is to be done, and they cooked it at home. And then they did not know what to call it. But then one smart person turned around and said, listen, those guys are kafirs. Kafirs was a word given to the constabulary, those people who had come in from Mozambique. So why don't we call it a chicken kafrial? And maybe that's how the name of the chicken kafrial originated. और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पुर्तगालियों का ही प्रभाव हमारे खाने पर पड़ा, वो लोग भी हमारे स्वाद से अछूते ना रह सके। एक पारंपरिक गोवन डिश जिसे पुर्तगालियों ने गोद लिया वो है चिकन शाकुती। पुर्तगाली व्यंजनों में गोवा की जो चीज़ काफ़ी मशहूर है उसमें एक चिकन जकूती है जो XACUTI करके लिखी जाती है। बड़े दिनों तक मुझे इसने उलझाए रखा। हमारी नेहरू विश्वविद्यालय में जो पुर्तगाली भाषा पढ़ाते थे, पुर्तगाली सज्जन थे, डिप्लोमेट थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा लगता है क्रियोल शब्द है, इसका मुझे पता नहीं कहाँ से आया है। बाद में पता चला कि ये एक गोवा की मुर्ग की व्यंजन बनाया जाता था जिसे शकुती कहते थे, तो पूरी पुर्तगालियों के लिए जकूती बन गया। पुर्तगाली गोवा की गलियों में एक बड़ी पुरानी कहावत चलती थी जो आज भी याद की जाती है कि जिसने गोवा देख लिया उसने लिस्बन देख लिया। और शायद ये बात भी सच हो कि जिसने गोवा का खाना खा लिया उसने लिस्बन का स्वाद चख लिया। इन इमारतों को देख ये कहना मुश्किल है कि आप हिंदुस्तान में हैं। गोवा पे पुर्तगाली संस्कृति की छाप ऐसी छूटी कि यहाँ का रहन सहन और खान पान उन्हीं के ढंग में रंग गया।
पुर्तगालियों के वंशज और ईसाई धर्म को अपनाने वाले हिंदुस्तानी आज भी यहाँ गोवन कैथोलिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जो गोवा की इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं गोवन कैथोलिक्स की तरह यहाँ उगने वाला काजू यहाँ की धरती पे आया तो विदेशी बनकर, मगर आज ये हिंदुस्तानी खाने का एक अभिन्न अंग है। पुर्तगाली जब हिंदुस्तान आए तो अपने साथ अपने पिटारे में बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें लाए, जिसे हम कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। आलू लाए, टमाटर लाए, तम्बाकू लाए, मिर्ची लाए, मगर बहुत कम लोगों को ये बात याद है कि वो अपने साथ काजू भी लाए। वो उतरे तो केरल में कोझिकोड के पास कहीं वास्को डी गामा उतरे, मगर जब उनके साथी ऊपर तक पहुँचे तो काजू उनके साथ साथ गोवा तक, गोमंतक इलाके तक पहुँच गया। और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में काजू का कई इस्तेमाल होता है। कहीं काजू का पेस्ट बनता है, उससे शाही ग्रेवी बनती है, मगर गोवा के खाने में न तो काजू मेवा है, न उसका इस्तेमाल पेस्ट के रूप में होता है। काजू असल में एक ब्राजीलियन फल है जो पुर्तगाली हिंदुस्तान लाए 16वीं सदी की शुरुआत में, और गोवा में इस काजू को लेके बनती है यहाँ की मशहूर शराब फेनी। This proud produce of India, which can be only made in Goa. ये फेनी जो गोवा और इंडिया के स्पेशल प्रोड्यूस है, सिर्फ काजू के फ्रूट से ही बनती है। इसमें हम कुछ और नहीं डालते। आजकल ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से हम प्रेसर्स का यूज़ करते हैं, ना कि फुट स्टॉम्पिंग। बट इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसकी क्वालिटी हर हाल में मेंटेन की जाए। 16वीं 17वीं सदी में कोई तो वो शख्स रहा होगा जिसने इस काजू के रस को फर्मेंट कर पहली बार फेनी चखी होगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। सिर्फ एक प्याला फेनी चखने के बाद इसका जादू सर चढ़ के बोलता है। पूर्वी तट पे स्थित केरल और कर्नाटक की ही तरह गोवा में उगे मसाले भी बाकी मसालों की तुलना में बेहतर माने जाते हैं। इन्हीं मसालों के लोभ में पुर्तगाली भारत आ पहुंचे और आने वाली शताब्दियों में इनकी देखा देखी हिंदुस्तान आए अंग्रेज, फ्रेंच और डच व्यापारी। मगर मसालों के अलावा गोवा और कोंकण में एक और ऐसी चीज उगती है जिसके बिना यहाँ का खाना अधूरा है। गाढ़े लाल रंग का छोटी बेरी के आकार का फल कोकम, जो अपनी तासीर में इमली जैसा खट्टा होता है, मगर गोवा और महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल खाने को खटास देने के साथ साथ जैम, मुरब्बा और शरबत के तौर पे भी किया जाता है। ये कोकम हमेशा से ही हिंदुस्तान में पाया जा रहा है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे शरीर को ठंडा रखने के लिए मुनासिब बताया गया है। गोवा का खाना, यहाँ का वातावरण और एक बेफिक्र माहौल इसे आराम पसंद लोगों का अड्डा बनाए रखता है। ये सुनहरे रेत के जर्रे जो सिर्फ आज दुनिया भर के टूरिस्ट देखते हैं, कभी अरबी और पुर्तगाली जहाज भी देखा करते थे। पुर्तगालियों के गोवा पे कब्जा करने से पहले यहां दिल्ली सल्तनत और आदिल शाही सल्तनत का राज था। इस बात के करीब 550 साल बाद आज यहां मुस्लिम प्रभाव ना के बराबर देखने को मिलता है। गोवन मुस्लिम घरों की रसोइयों में बनने वाला खाना सारस्वत ब्राह्मण और पुर्तगाली खाने से बिल्कुल अलग है। चिकन से बनी चिकन ग्रीन मसाला करी, घी के बघार से बने बघारे चावल और प्रॉन्स से बना आमटीक इन लोगों की ऐसी डिशेज हैं जो बचे खुचे गोवन मुस्लिम घरों में ही देखने को मिलती हैं। इतिहासकारों के अनुसार गोवा में मुस्लिम प्रभाव 8वीं शताब्दी से शुरू हुआ, मगर सन 1312 में जब यहां दिल्ली सल्तनत की हुकूमत शुरू हुई, तभी से गोवा में मुसलमानों की तादाद बढ़ी और 16वीं सदी की शुरुआत में
जब यहां पुर्तगालियों ने कब्जा किया तो इन मुसलमानों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। पुर्तगाली प्रभाव के कारण गोवा को एक और तोहफा मिला और वो था यूरोपियन स्टाइल बेकिंग का। इन कैथलिक्स की सुबह और शाम के नाश्ते में कई तरह की ब्रेड्स हुआ करती थी और इनमें से एक खास ब्रेड जो आज भी यहां मशहूर है वो दिखने में चूड़ी के आकार की थी। Apparently, when they pulled it out of the oven, it made a tinkling sound like glasses coming in together. And of course, being round, which could look like a bangle, which means bangle, that name Kankon stuck. चाहे इस ब्रेड को बैंगल कहें या कांकॉन, इसका स्वाद तो चखने से ही बनता है। और बाकी पुर्तगाली खाने की तरह यूरोपियन बेकिंग भी गोवा पहुंची 16वीं शताब्दी के बाद। कभी बरसात से भीगता समंदर, कभी धूप सेंकती सुनहरी रेत, गोवा का आकर्षण हर मौसम रंग बदलता है। और बदलते मौसम की ही तरह इतिहास की बदलती लहरों ने बदला यहां का खाना। सारस्वत ब्राह्मण आज भी अपने नाम और खाने में जिंदा रखे हैं विलुप्त हुई नदी सरस्वती की याद को। काजू भले ही एक विदेशी फल हो, मगर आज वो उतना ही हिंदुस्तानी है जितना कि यहां पाया जाने वाला कोकम। और काजू की ही तरह गोवन कैथलिक्स और उनके खाने ने हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाई है। ये थी कहानी गोवा के खाने की।